एक ही दिख रहा है, देख लो ये। इसका मतलब ये पीछे वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे पलट के देखूंगा, ऐसे है, अब कितना दिख रहा है, अब भी एक ही दिख रहा है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं, बराबर कह सकते हैं इसको। बराबर को ही सर्वांगसम बोलते हैं, सीधी बात यह है। ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर माप के हैं, समझ रहे हो बात। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए दो त्रिभुज और दिखाता हूं मैं आपको। ये एक त्रिभुज यह है मेरे पास, एक त्रिभुज यह है, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है, देखिए। यदि मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखता हूं ऐसे, बिल्कुल, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, पूरा ढक ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं पीछे से भी आपको दिखाऊं, ये तो एक दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, यानी कि ये पीछे वाले त्रिभुज को पूरा ढक ले रहा है। यदि दो आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं तो वो आकृतियां कैसी कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। मेरी बात आ गई समझ में। कॉन्ग्रुएंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है ऐसी आकृतियों को। किसकी भाषा में, गणित की भाषा में। वैसे हम नॉर्मली बराबर है बोलते हैं ना, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। मैं बोलूंगा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, तो बोलेगा ऐसे देखेगा वो इसके ऊपर रख करके, ऐसे करके। क्या ये ऐसे बराबर हैं, देख लो मैंने ऐसे रखा ना, यदि मैं इनको ऐसे रखूं तो क्या ये ऐसे बराबर हैं, नहीं है, ऐसे नहीं है बराबर ये, ठीक है। इस भुजा को इस भुजा के ऊपर रख दिया तो ऐसे बराबर नहीं है। बराबर होने का भी एक वह है, संगतता है, इसको संगतता बोलते हैं। यानी कि यह शीर्ष इस शीर्ष के बराबर है, समझ रहे हो बात। इस शीर्ष की संगतता इस शीर्ष के साथ है, और इस वाले शीर्ष की संगतता कॉरस्पॉन्डेंस इस वाले शीर्ष से है, और इस वाले शीर्ष की इस वाले शीर्ष से, और इनको बोलते हैं संगत भुजाएं। देखो एक चीज ये भी समझ लो, इस भुजा के संगत इस त्रिभुज की कौन सी भुजा है, यह वाली है, समझ रहे हो बात। और इस वाली भुजा के संगत, नीचे वाली भुजा के संगत यह वाली भुजा है, और इस भुजा के संगत यह वाली भुजा है, समझ रहे हो। तो त्रिभुज के कितने भाग होते हैं बच्चों, सबसे पहले 6 भाग होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिए, 3 तो इसके क्या होंगे, भुजाएं होंगी, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा। और दूसरी बात क्या होगी, 3 क्या होंगे, कोण भी होंगे। देखो एक कोण यहां पर बनेगा, दो भुजाओं के बीच झुकाव, एक कोण यहां पर बनेगा और एक कोण यहां पर बनेगा। तो 3 भुजाएं और 3 कोण। मतलब यह है कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, जब इसकी 3 भुजाएं इसकी संगत 3 भुजाओं के बराबर हो, ठीक। दूसरी बात, इनके कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर माप के होने चाहिए। इस त्रिभुज के यह वाला कोण इस त्रिभुज के यह वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और यह वाला कोण जो है यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, समझ रहे हो बात। यानी कि यह 6 की 6 चीजें कैसे होनी चाहिए, दोनों त्रिभुजों में बराबर होनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज हैं, समझ रहे हो बात। यदि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, फिर यदि उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, बराबर है। साथ ही साथ क्या होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। सारी बात समझ में। तो देखिए यहां पर बच्चों है, यहां पर कुछ आकृतियां दी हुई है, इस तरफ भी कुछ आकृतियां हैं, इस तरफ भी कुछ आकृतियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर कौन किसके सर्वांगसम है वो आपको दिखाना है। जैसे देखिए यहां पर यह वाला त्रिभुज है, तो यहां पर यह वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम लग रहा है, ठीक है नहीं है, यह इसके सर्वांगसम है। यह देखिए चतुर्भुज है, ठीक है। और यह वाला देखो ना, यह वाला तो इसके लग रहा है, यह वाला यह इसके सर्वांगसम है। ये देखिए यह पान का पत्ता है, इसको घुमा दिया है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह और यह सर्वांगसम आकृतियां हैं,
ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है, ये वाला इसके सर्वांगसम है देखो। और ये क्या है, पंचभुज है, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज इसके सर्वांगसम। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पर भी दे रखे हैं देखो, यहाँ पर 2 आयत हैं, 2 आयत कब सर्वांगसम होंगे? जब एक आयत की लंबाई दूसरी आयत की लंबाई के बराबर हो और इस आयत की चौड़ाई इस आयत की चौड़ाई के बराबर हो। ठीक है, वही यहाँ पर दिखा रखा है, तब ये दोनों आयत सर्वांगसम कहलाएंगे। 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम कहलाए? ये त्रिभुज हैं, ठीक है, जब इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, ठीक है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, इनको संगत भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये वाली भुजा तीसरी वाली भुजा ये तीसरी भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो यदि ये भुजाएं बराबर होंगी, साथ ही साथ कोण भी बराबर होते हैं। यह वाला कोण किसके बराबर होगा? देखो जरा सा, ये यहाँ पर बन रहा है ना, तो 2 किसके बीच में बन रहा है? 1 और 3, 1 और 3, यह वाला इस वाले कोण के, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ रहे हो बात? 1 और 3 है ना, देखो 1 3 1 3, देखो ऐसे जांच करते हैं। और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, ये तो समकोण है ना, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और यह वाला कोण तीसरा कोण ये तीसरे कोण के बराबर, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम शब्द यूज करते हैं बच्चों हम इसके लिए। क्या इस शब्द यूज करते हैं? सर्वांगसम। सर्वधन अंग धन सम, सभी अंग समान। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 2 आकृतियां कब सर्वांगसम होंगी? देखिए जब इस आकृति की यह वाली भुजा इस आकृति की यह वाली भुजा के बराबर हो, तो ये आयत है तो इसकी यह वाली इस वाली के बराबर ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, यह वाली भुजा किसके बराबर होनी चाहिए? इस वाली भुजा के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर। साथ ही साथ ये सब बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर और ये वाली भी इसके बराबर। ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, तब ये दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी? सर्वांगसम। यहाँ पर 2 वृत्त दिए हैं, देखो ये 2 वृत्त कब सर्वांगसम होते हैं बच्चों? कोई भी वृत्त होता है तो उसका एक केंद्र होता है, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जब इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या दोनों कैसे हों? बराबर हों, तब त्रिभुज क्या होंगे? सब। तब वृत्त, तो वृत्तों की समरूपता सर्वांगसमता समझ में आ गई ना? 2 वृत्त कब सर्वांगसम होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। देखो इसकी त्रिज्या 3 है, 3 इकाई है, इकाई का मतलब 3 सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। 2 वर्ग कब सर्वांगसम होते हैं बच्चों? जब उनकी भुजाएं क्या हों? ठीक है, यानी कि वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि चारों भुजाएं इनकी क्या होती है? बराबर होती है, तभी वर्ग बोलते हैं ना उसको। तो वर्ग के लिए क्या जरूरी है? भुजा पर, वर्ग की सर्वांगसमता भुजा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम कहलाते हैं? देखो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं, पहली बात यदि उनकी क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात संगत कोण बराबर हो। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिखाए गए हैं, देखो 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF। तो ये 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे? देखिए त्रिभुज ABC ऐसे लिखते हैं इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो हम त्रिभुज के लिए यह चिन्ह होता है, यह चिन्ह प्रतीक है त्रिभुज का,
समझ रहे हो बात? इसका मतलब क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, इसको ऐसे लिखेंगे DEF, दो त्रिभुज है, ठीक है। तो इन दो त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर है किसके? AB किसके बराबर होना चाहिए? D के। इसको संगत बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? AB के संगत कौन सी भुजा है? DB है, DF नहीं है। समझ रहे हो बात? AB के जो संगत भुजा है वो DE है, ठीक। और BC के संगत भुजा कौन सी है? EF, BC बराबर EF है, ठीक है। और तीसरी भुजा कौन सी है? AC किसके बराबर है? DF के बराबर है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये तो भुजाएं बराबर होगी, देखो संगत भुजाएं बराबर है, देखो ये वाली चीज, संगत भुजाएं बराबर हो। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण A किसके बराबर होना चाहिए? कोण D के बराबर। अब कोण A को कैसे भी लिखते हैं? इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, याद रख लो। कोण A को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं इसको कोण A लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण BAC, इसका मतलब भी कोण A ही होता है, समझ रहे हो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण CAB, इसका मतलब भी कोण A ही होता है। ये चीज सीख लो, मतलब A बीच में आ रहा है, देखो है A बीच में आना चाहिए, इसका मतलब कोण A की बात हो रही है, ठीक है। मैं इसको खाली कोण A बराबर कोण D भी लिख सकता हूं, कोण BAC बराबर कोण EDF भी लिख सकता हूं, ठीक है। लिखने के तरीके हैं, तो कहीं पर ऐसे लिखा होगा, कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा, तो ये चीज आपको समझनी है। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर, कोण B किसके बराबर होना चाहिए? कोण E के बराबर। और कोण C किसके बराबर? कोण F के बराबर, ठीक है। तीनों कोण बराबर होंगे, तब हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह यह होता है, देखो ये इस, तब हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह भी देख लो, ये इसके ऊपर ऐसा कर रखा है, इसको बोलते हैं सर्वांगसम, बराबर के ऊपर ऐसा, समझ रहे हो। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा देखिए, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, इसे संक्षिप्त में CPCT लिखते हैं, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये अब आगे को आएगा, CPCT का मतलब क्या होता है, ठीक है। संगत भाग, CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण, वो बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे? जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, साथ ही साथ उनके संगत कोण भी कैसे हों? बराबर हो। अब बच्चों देखिए, सर्वांग समता के कुछ रूल्स हैं, नियम है। इनको सर्वांग समता के नियम, या हम क्या बोलते हैं? सर्वांग समता की कसौटियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता के नियम, या इसको बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है नियम या कसौटियां, कसौटियां, ठीक है। यह शब्द भी याद रखना है। सर्वांग समता की क्या क्या नियम या कसौटियां होती हैं? तो देखो, जब हमको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है ना, तो हमें हर बार तीनों भुजाएं और तीनों कोण, ये 6 की 6 चीजों को बराबर सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। उनमें से यदि इनमें से कोई भी कसौटी लग रही होती है, ये 4 कसौटियों में से, तो दो त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? सर्वांगसम होते
हैं। तो उन कसौटियों में जो पहला है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। प्रैक्टिकली इन कसौटियों से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले है एस एस एस। एस माने होता है भुजा, भुजा 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 नियम। ये क्या नियम क्या बोलता है? यह नियम क्या बोलता है? यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं देखो ये, दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि उनके कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। यदि भुजाएं बराबर है ना, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों, ठीक है, या बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी कि हमको कोण, उनके जो कोण होंगे ना, वो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? एस 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 सर्वांग समता नियम या सर्वांग समता कसौटी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी जो कसौटी है वो है एस ए एस। इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक है। यह नियम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एस का मतलब भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, उनके अंतर्गत जो कोण बन रहा होगा, ठीक है, दो भुजाओं के दो भुजाएं होंगी ना, माना एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, ठीक है। तो इनके बीच ये अंतर्गत कोण, ये देखो ये वाला कोण, कौन सा कोण? ये वाला कोण। ये तीसरी भुजा और भी होगी त्रिभुज में, लेकिन ये भुजा और ये वाली भुजा की बात कर रहा हूं, ठीक है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, यह भुजा इसके बराबर है, यह वाली भुजा इसके बराबर है और यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी कि तीसरी भुजा अपने आप ही इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एस ए एस सर्वांग समता रूल क्या बोलता है बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज के ही दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि अन्य जो पार्ट होंगे उनके वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अन्य भाग, यानी कि शेष बचे कोण और शेष बची भुजाएं वो भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है? ए एस ए रूल, ए एस ए। इसी का एक और भी रूल है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ए ए एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ए एस, ठीक है। तो ये नियम क्या बोलता है बच्चों? ये नियम कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण, देखो यहां पर ए का मतलब क्या है? कोण, दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण, मतलब एक त्रिभुज है, यहां पे बनाता हूं, ये माना ये त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ठीक है। इसके दो कोण, माना एक कोण ये है और दूसरा कोण क्या है? ये है, दो कोण, ठीक है, और उनके अंतर्गत जो भुजा है, कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी, यानी कि जो कॉमन भुजा है। कॉमन भुजा माने इस भुजा से ये वाला कोण भी बन रहा है, इसी भुजा से ये वाला कोण भी बन रहा है। देखो इसको बोलते हैं ए, ए माने कोण, एस ए, ए एस ए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ए माने कोण, भुजा, कोण। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के, दूसरा एक त्रिभुज और है, इसका नाम माना पी क्यू आर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के भी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है,
और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तब भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ASA सर्वांग समता रूल बोलते हैं, या सर्वांग समता कसौटी या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है। और ये चौथा वाला जो रूल है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। ये किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए, जो मैंने आपको अभी ये दिखाया था, ये समकोण त्रिभुज। तो दो समकोण त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए क्या नियम है कि ये दोनों समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, तभी इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ रहे हो बात। तो इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 अंश का है। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक भुजा और कर्ण, कोई भी भुजा, यहां पर दो भुजाएं बचती हैं, कर्ण तो इसको बोलते हैं। कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में इस वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है, इसको कर्ण बोलते हैं, इस वाली भुजा को। ठीक है। बाकी ये वाली दो भुजाएं बच गई है। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भुजा, या तो ये या फिर ये। ठीक है। ये RHS समकोण त्रिभुज हाइपोटेन्यूज साइड, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, R का मतलब है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण, साइड माने भुजा। यदि एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, समकोण, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई भी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। अब वो भुजा कौन सी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन कर्ण जरूर एक ही होता है, कर्ण दो नहीं होते हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण हमेशा एक ही होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये चार कसौटियां हैं, इन चार कसौटियों को अभी हम इनका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करके, रचना करके अभी हम इनको प्रूफ भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों हमने अभी देखा कि त्रिभुजों की को सर्वांग सम सिद्ध करने की चार कसौटियां हैं हमारे पास। ठीक है। तो पहली कसौटी है SSS सर्वांग समता कसौटी, दूसरी SAS सर्वांग समता कसौटी, जिसको कि हम भुजा कोण भुजा कसौटी कहते हैं, और तीसरी है ASA कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी, और चौथी है RHS। RHS किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी। तो हम इसका सत्यापन करेंगे। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले जो कसौटी है SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे हम और उसके तीनों भुजाओं को ड्रॉ करेंगे, और दूसरे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। उसकी भी तीन भुजाओं को ड्रॉ करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा इसमें, ठीक, जिसमें कि मैं पहले क्या, कभी भी त्रिभुज बनाना होता है तो सबसे पहले उसका आधार खींचते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ जिसका आधार मेरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर 10 है। ठीक। ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं 10 सेंटीमीटर का। ठीक। अब ये लाइन कितने की खींची मैंने, 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या नाम दे दूं, AB। ठीक है। तो देखिए हमने AB कितनी सेंटीमीटर खींच ली, 10 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसे त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC जिसमें AB 10 सेंटीमीटर हो, BC 8 सेंटीमीटर हो और AC 6 सेंटीमीटर हो। तो हम सबसे पहले B से, BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यहाँ नापेंगे ऐसे, किससे, प्रकार से 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ तक देखो 8 सेंटीमीटर कितना है, देखो यहाँ पर आ रहा है
ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बी से 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ये होता है तरीका। ऐसे ही बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं नाप लूँगा और यहाँ से 0 से 6 तक, देखिए ये 6 सेंटीमीटर का चाप है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लिया, इसको बढ़ा दिया है इसकी। अब क्या करते हैं, हम इनको मिला देते हैं, स्केल से मिला देंगे। इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। देख लो ऐसे त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। ये त्रिभुज की रचना करना भी सीख रहे हैं आप साथ ही साथ, ठीक है। तो ये मेरा कितना सेंटीमीटर आया, ये बिंदु मेरा क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, चाप, दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु क्या होगा, सी होगा। तो ए सी कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो इसको देखो नाप भी सकते हो, अगर आपको शक है तो देखो ये 8 सेंटीमीटर है नहीं है नहीं 8 सेंटीमीटर। और ए सी कितना मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब ऐसा ही मुझे एक त्रिभुज बनाना है दूसरा, जिसका नाम क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। बच्चों हम सेम इसी प्रकार से एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 10 सेंटीमीटर होगा, क्यू आर 8 सेंटीमीटर होगा और पी आर 6 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम काट के देखेंगे कि वो सर्वांगसम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। सबसे पहले पॉइंट लगा लेना चाहिए, यहाँ भी पॉइंट लगा दो। तो दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, एक रेखाखंड बनता है, इसको रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। तो यह रेखाखंड क्या हो गया मेरा पी क्यू, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब मुझे कितना लाना है क्यू आर, क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम मेजर करेंगे, यहाँ पर 8 है, देखो ये 8 पर हम यहाँ और यहाँ देखिए एक फिटी आ रहा है करीब ना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ठीक है। और इधर से कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर हो गया मेरा। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो जहाँ पर ये दोनों चाप काटते हैं, ये बिंदु मेरा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू से आर को मिला देंगे और यहाँ पर पी को आर से मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरी, इसको मैं अंदर भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी काटना है ना, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर है मेरे 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको भी अंदर लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर। अब हम इनको काट करके देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे, हम एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे ना, अगर वो पूरा का पूरा ढक लेते हैं एक दूसरे को, तब हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम है, नहीं तो सर्वांगसम नहीं है। तो देखिए हम इसको काटेंगे किससे, कैंची से इन त्रिभुजों को हम काटेंगे। तो देखिए बच्चों हमने इसको काट भी दिया है, ये त्रिभुज ए बी सी को काट दिया है और ये त्रिभुज पी क्यू आर को काट दिया। अब देखिए सर्वांगसम है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए यदि मैं इसके उसके ऊपर रखता हूँ, देखिए ठीक है, ढक रहा नहीं ढक रहा, इसको ढक रहा है बिल्कुल पूरा का पूरा, और इसको इसके ऊपर रखो तो भी पूरा का पूरा ढक रहा है।
देख लो, समझ में आ रही बात। तो यही एस 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 सर्वांग समता कसौटी, यानी कि ये जो भुजाएं हैं, यदि हम एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी जो है हमको यही बताती है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इनके जो कोण होंगे ना वो भी अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ढक ले रहा है ना इसको। देखो ये पूरा का पूरा इसको क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक रहा है, ऊपर से देखने पर आपको एक ही लगेगा पूरा, समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब इनके कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण यदि मैं इसको यहीं पर रख दूँ दोबारा, ये इसी के ऊपर रख दूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने काटा है, तो ये वाला कोण मेरा कोण ए किसके बराबर होगा बच्चों, कोण पी के बराबर। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, ठीक है। और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। तो ये तीनों मेरे अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सी पी सी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी पी सी टी माने होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग CORRESPONDING कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट GRUENT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग माने हुआ संगत, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट माने संगत भाग, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल माने सर्वांगसम त्रिभुजों की। समझ में आगे नहीं आई बात। तो CPCT लिखा जाता है इसमें। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि ये तो हमने रचना में किए नहीं थे ना। रचना में हमने क्या कोण बराबर बनाए थे, नहीं बनाए थे, हमने तो सिर्फ भुजाएं बराबर बनाई थी। लेकिन भुजाएं बराबर होने से ही क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और उनके कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज के लिए सर्वांगसम, कोणों के लिए बराबर, भुजाओं के लिए भी बराबर, त्रिभुजों के लिए सर्वांगसम। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो इसी को बोलते हैं SSS सर्वांगसमता नियम। तो बच्चों अब हम SAS सर्वांगसमता कसौटी को यहाँ पर प्रयोग द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, जिसमें AB कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कोण A 60 अंश और AC 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 कहाँ पर है, देखिए ज़रा सा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, तो A से B तक की दूरी है मेरी 12 सेंटीमीटर, देखिए, ठीक है। तो ये मेरा AB हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें AB 12 सेंटीमीटर हो गया। अब कोण A बराबर 60 अंश, तो ये चाँदा है, चाँदे से हम कोण बनाएंगे, और प्रकार से भी बना सकते हैं कोण, हम कुछ कोण प्रकार से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी से बनाता हूँ। तो कोण A कितने अंश का है, 60 अंश का। तो 60 कहाँ पर है, देखिए ज़रा सा, 60 आ रहा है यहाँ पर, 10 20 30 40 50 60, तो ये 60 अंश का कोण बन गया मेरा, ठीक है। तो इसको हटा देना है, इसका काम ख़त्म हो गया अब। तो कोण A पर हमने 60 अंश का कोण बनाया, और इसको जो है ना आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ये, ठीक है। अब यहाँ से AC देखो, है AC कितने अंश का है, सॉरी AC कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ से लेंगे स्केल से, ठीक है। ये 9 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो एक्यूरेसी पर हमको ध्यान देना है यहाँ पर कि हमारा गलत ना हो। तो यहाँ से A से 9 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे चाप लगाएंगे, समझ में आ रही बात। तो जहाँ पर यह चाप इस रेखा को काटता है वो बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये बिंदु C हो गया।
अब सी को किससे मिला देंगे, बी से। ये साइड कितनी है इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, अभी मुझे पता ही नहीं है कितनी है, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है। ये कोण मैंने कितने अंश का बनाया है, 60 अंश का, अंदर लिख देता हूँ, बल्कि 12 सेंटीमीटर अंदर भी लिख देता हूँ। और ये भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो सेम एक त्रिभुज ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर भी बनाएंगे। तो देखिए हमने जो है ठीक जैसे ABC त्रिभुज की रचना करी उसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर की भी रचना कर ली है, जिसमें AB के संगत हमने PQ भुजा खींची है जो कि 12 सेंटीमीटर है। कोण A के बराबर कोण P बनाया है और AC के बराबर कोण PR बनाया है, ठीक है। यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, दो भुजाएं, देखो SAS, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है। अब हम इनको काट के देखेंगे कि ये एक दूसरे के सर्वांग हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैंची का प्रयोग करेंगे। तो ये कैंची से हम इसको काटेंगे। तो बच्चों देखिए हम इसको काट चुके हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को हम काट चुके हैं। देखिए अब हम ये जांचना चाह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं या नहीं है। इनको एक दूसरे के ऊपर रख करके देखिए, जब मैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के ऊपर रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला त्रिभुज है ना बिल्कुल छुप गया हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज को मैं यदि इसके ऊपर रखूँगा तो ये त्रिभुज भी, ये त्रिभुज क्या हो जा रहा है, पूरा एक ही त्रिभुज दिख रहा है। देखो नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल छुप जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, सर्वांग सम है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो हमने यहाँ पर कौन सी कसौटी सिद्ध करी, SAS सर्वांग समता कसौटी हमने यहाँ पर सिद्ध करी। तो हमने ये सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। अब एक चीज़ बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज QRP के? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। देखो क्यों नहीं कह सकते, देखो ABC और QRP, तो Q को मैं A पर मिला देता हूँ, Q को कहाँ मिल रख देता हूँ, A पर, ठीक है। और इसको देखिए तो तब ये जो है क्या सर्वांग सम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसी को संगतता बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये देखो यदि मैं इसको ऐसे रख दूंगा ना तब ये सर्वांग सम नहीं होंगे, देख लो ऐसे रख दूंगा तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। यानी कि मैं ABC के साथ PQR को ही रख सकता हूँ। यदि मैं RPQ कह दूंगा तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रही बात, या QPR कह दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ABC के साथ मुझे क्या बोलना है, PQR ही बोलना है, तभी ये दोनों सर्वांग सम होंगे। समझ रहे हो बात। यानी कि इनके जो शीर्ष होते हैं ना वो उसमें संगतता होती है। संगतता का मतलब अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए संगतता का मतलब होता है यह, यानी कि A जो होगा, ठीक है, वो शीर्ष किसके साथ होगा, उसकी संगतता किसके साथ होगी, शीर्ष P के साथ। शीर्ष A की संगतता शीर्ष P के साथ होगी, शीर्ष B की संगतता शीर्ष Q के साथ होगी, और शीर्ष C की संगतता शीर्ष R के साथ होगी। C की संगतता R के साथ होगी, यहाँ पर यह वाली C की संगतता R के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, सर्वांग सम हुए। तो सर्वांग सम हुए तो इनके अन्य भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अन्य भाग माने जो शेष बचे भुजाएं हैं और शेष बचे कोण हैं। शेष बची भुजाएं कौन सी हैं, BC है। देखो ये तो हमने बराबर ही लिए थे ना, ये 12 था, ये भी 12 था, ये 9 था, ये भी 9 था, लेकिन ये पता नहीं था। लेकिन ये भी हमारा कैसा आ रहा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज सर्वांग सम ही कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए BC किसके बराबर होगा, QR के बराबर। आगे बात समझ में, BC बराबर QR होगा। और साथ ही साथ कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर। देखो कोण B कोण Q के बराबर होगा। और कोण C किसके बराबर, ये तो हमने बराबर नहीं बनाए थे ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के। इसी को हम क्या बोलते हैं,
अभी बताया था, CPCT बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? CPCT, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ रहे हो बात? ऐसे ही आप जो है ना, ये जो अन्य जो दो सर्वांग समता कसौटियाँ हैं, इनको आप सिद्ध कर सकते हैं अपने घर पर। करिए इसको प्रयोग से, ठीक है? तो कोण बना के, कोण कैसे बनते हो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले एक भुजा खींच लेंगे, एक भुजा पर एक कोण बनाएंगे, उसी भुजा के दूसरे साइड से दूसरा कोण बनाएंगे ABC। इसी प्रकार त्रिभुज PQR बनाएंगे, ठीक है? तो आप पाएंगे कि वो दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं? सर्वांगसम है। त्रिभुज भी क्या है? सर्वांगसम है। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी।